फाइनली इसरो ने चंद्रमा के बाद अब सूर्ययान भेजने की तैयारी कर लिया है और ये सूर्ययान जो है 2 सितंबर को भेजा जाएगा। गाइस बात करेंगे आज के न्यूज़पेपर में। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। शुरू करने से पहले वंस अगेन वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आइए शुरू करते हैं। गाइस यहाँ पे देखो तो इसरो ने प्लान कर लिया है आदित्य एल1 को भेजने का। एल1 का मतलब क्या होता है इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और ये एल1 जो मिशन भेजा जाएगा यानी कि जो स्पेस क्राफ्ट भेजा जाने वाला है, ये भेजा जाना है सूर्य के स्टडी के लिए। और ये लॉन्च हो रहा है 2 सितंबर को। काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है और ये 2 सितंबर को फाइनली ये लॉन्च कर दिया जाएगा आदित्य एल1। और इंडिया का ये पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी होगा जो स्टडी करेगा सन के ऊपर। अब इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं जो सन के स्टडी के लिए भेजा जाएगा। और ये इसरो का मिशन रहने वाला है। अभी आप देखो तो चंद्रयान 3 को भेजा गया है मून के क्यों यूँ कहा जाए तो मून के डार्क साइड यानी कि साउथ पोल पे भेजा गया है। उसी तरीके से अब इंडिया ने प्लान किया है और इंडिया के इसरो ने प्लान किया है कि अब भैया अब टाइम आ गया है कि सूर्य का भी स्टडी किया जाए। और सूर्य के स्टडी के लिए हम लोग आदित्य एल1 मिशन को कर रहे हैं और जो है 2 सितंबर को शुरू होने वाला है। ये श्रीहरिकोटा से भेजा जाएगा, ठीक है ना। और टाइमिंग यहाँ पे देख सकते हो 11:50 AM यानी कि सुबह के 11:50 पे भेजा जाएगा सुबह के। तो इसको आप लोग देख सकते हो। और स्पेस एजेंसी ने ट्विटर पे एक ट्वीट करके बताया है। फाइनली यहाँ पे देखो तो स्पेस क्राफ्ट का जो प्लेस होगा वो हेलो ऑर्बिट जो है, हेलो ऑर्बिट जो जिसको कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट 1। देखो एक है आपका स्पेस में हेलो ऑर्बिट और इसी को कहा जाता है लैग्रेंज पॉइंट 1। और इसी को एक नया नाम दिया गया है आदित्य एल1, ठीक है ना। इसका नाम दिया गया है एल1 और इसके लिए जो मिशन भेजा जा रहा है उसको आदित्य एल1 कहा गया है। और ये सन और अर्थ के बीच में, यहाँ पे अगर सन है तो यहाँ पे अगर अर्थ है, तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जो फाइंड आउट किया गया है जिससे कहा गया है आपका लैग्रेंज पॉइंट। यानी कि अर्थ और सन के बीच में एक ऐसा आपका जगह है जहाँ पे कभी भी आपका डार्क साइड नहीं आता है। कब हमेशा वहाँ पे उजाला ही उजाला रहता है। वहाँ पे किसी तरीके का यूँ कहा जाए तो इक्लिप्स वगैरह नहीं लगते हैं, कभी भी वहाँ पे ग्रहण वगैरह नहीं लगता है। ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हो ना। तो उस जगह को कौन सा पॉइंट रखा गया है, लैग्रेंज पॉइंट रखा गया है नाम। और ये जो लैग्रेंज पॉइंट है और इसको आप कह सकते हो कि जो हेलो ऑर्बिट है वो आपका अर्थ से कितने किलोमीटर की दूरी पे है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे है अर्थ से। यानी कि जो लैग्रेंज पॉइंट है या हेलो ऑर्बिट कह सकते हो, ये अर्थ से इसका डिस्टेंस है 1.5 मिलियन किलोमीटर। समझ रहे हो ना। अब सवाल यह ये है कि जो आदित्य एल1 मिशन है वो कितने दिन में ये लैग्रेंज पॉइंट को या हेलो ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। तो इसके लिए ऐसा माना जा रहा है कि 120 दिन का टाइम लगने वाला है। यानी कि पहले तो अर्थ के ऑर्बिट से इसे बाहर निकलना पड़ेगा, फिर सर के ऑर्बिट में जाना पड़ेगा, फिर लैग्रेंज पॉइंट वाले ऑर्बिट जिसका एक नया नाम दिया गया है हेलो ऑर्बिट, हेलो ऑर्बिट कह सकते हो। तो वो नया नाम दिया गया है और इसको जाने में लगेगा 120 दिन। और उसके बाद जा करके हम लोग इस पे स्टडी कर पाएंगे। थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर बातचीत करूं तो यहाँ पे एल1 के बारे में कहा जा रहा है कि यह एक सैटेलाइट आदित्य एल1 जो होगा सैटेलाइट प्लेस्ड जो होगा होलियो ऑर्बिट में होगा, जो मैंने आपसे बातचीत कर लिया है। या एल1 पॉइंट के पास इसको ट्रेवल करवाया जाएगा। और इसमें जो यूज़ किया जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ पे देखो तो 7 यहाँ पे पेलोड का यूज़ किया गया है इसमें। लेकिन यहाँ पे आप देखो तो ये कहा जा रहा है कि ये जो एल1 पॉइंट है इसका एडवांटेज क्या है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली व्यूइंग द सन विदाउट एनी कंसंट्रेशन या इक्लिप्स। जो मैंने आपको बताया था कि एल1 पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कंटिन्यूअस सन को देखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे किसी तरह कोई भी इक्लिप्स नहीं होता, किसी तरह कोई ग्रहण टाइप का चीज़ें नहीं होता, डार्क साइड नहीं आता। वहाँ से आराम से देखा जा सकता है सन को और उसकी स्टडी किया जा सकता है। जैसे कि प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड कर सकता है, बहुत बड़ा एडवांटेज सोलर एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करने में, ठीक है ना। जहाँ से स्पेस वेदर का जो स्पेस वेदर है वो रियल टाइम में डेडिकेट किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है। साथ ही जो स्पेस क्राफ्ट है इसमें 7 पेलोड्स का यूज़ किया गया है, 7 पेलोड का यूज़ किया गया है। और जो ये 7 पेलोड है वो ऑब्जर्व करेगा फोटोस्फीयर को, क्रोमोस्फीयर को और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन को ये कवर करने वाला है। इसके बारे में और भी पॉइंट्स दिए गए हैं पेज नंबर 10 पे। तो डायरेक्टली हम आते हैं पेज नंबर 10 पे और बात कर लेते हैं कि और भी इससे रिलेटेड पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पे आप देखो
तो ये कहा जा रहा है कि 2 सितंबर को ये जो आदित्य L1 मिशन है उसे सेंड किया जाएगा, जिसका एडवांटेज बहुत सारे हैं। और जो 7 पेलोड का जो यूज किया गया है, उन 7 पेलोड का अगर आप नाम देखो तो इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कहा जाता है, जहाँ पे ये इस आदित्य L1 को भेजा जा रहा है उसको लैग्रेंज पॉइंट L1 कहा जाता है, तो इससे आप याद रखना, ठीक है ना। और जो 7 पेलोड का यूज किया गया है, इसमें से 4 ऐसे पेलोड हैं जो डायरेक्टली ऑब्जॉर्ब करेगा सन को, और रिमेनिंग जो 3 पेलोड है वो आपका इन सीटू स्टडीज को वहां पे इन सीटू स्टडीज के ऊपर वर्क करेगा। यानी कि जो लैग्रेंज पॉइंट है वहां की स्टडी के लिए 3 पेलोड का इस्तेमाल किया जाएगा, और सन के स्टडी के लिए 4 पेलोड का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे देखो तो 7 जो पेलोड्स है उसका नाम इस तरीके से है VELC, यानी कि विजुअल इमेशन लाइन कोरोनोग्राफ, ठीक है ना। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेज टेलीस्कोप, यानी कि SUIT, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, यानी कि SOLEXS। उसके बाद हायर एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग, मतलब कि ये सारे पेलोड है, इसको एक बार आप लिख लेना क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक पापा नाम का भी पेलोड भेजा गया है, जिसको प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर द आदित्य, ये नाम है इसका, तो इसको याद रखना। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं जिसको आप याद रखना। L1 पॉइंट क्या है, सन और अर्थ के बीच में कहाँ पे है, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा, यानी कि लैग्रेंज पॉइंट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा। फिर आदित्य L1 को भी उसमें हम इंक्लूड करेंगे, और भी जितने भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी पॉइंट्स होंगे उसके ऊपर आपको बताया जाएगा। साथ ही आज हम एक G20 नेशंस के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं कि उसका कब बना था, कितने लीडर्स हैं, कौन कौन उसमें मेंबर्स है, किसको किसको इनवाइट किया गया है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसका इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, पॉपुलेशन कितना कवर करता है, सब कुछ पूरे ईच एंड एवरी पॉइंट्स के ऊपर आज एक वीडियो आएगा दोपहर तक, तो आप उसे जरूर देखिएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बैक टू फर्स्ट पेज, और फर्स्ट पेज पे और भी इंफॉर्मेशन है तो उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। देखो गाइस, जब से आर्टिकल 370 हटा है, ठीक है ना, और आर्टिकल 370 के साथ साथ आप देखो तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 35A में जो पावर दिया गया था किसे 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 जम्मू एंड कश्मीर को, उस पावर को भी हटा लिया गया, ठीक है ना, खारिज कर दिया गया। तो उसी के ऊपर बहुत सारी यहाँ पे बातें चल रही है, तो आइए अब ये जानते हैं। पहली बात यहाँ पे ये देखो, जो माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने जो बात कही है, कोटेशन करा है, वो देखो कि आर्टिकल 35 ग्रेव द स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेज टू परमानेंट रेजिडेंट एंड वर्चुअली टुक अवे द राइट फॉर द नॉन रेजिडेंट्स। समझ रहे हो ना, ये इसका मतलब कहने का ये है कि आर्टिकल 35 कहता ये है कि जो आर्टिकल 35A है वो जम्मू एंड कश्मीर के जो निवासी हैं उनको एक स्पेशल राइट प्रोवाइड करवा रहा था। समझ रहे हो ना, तो इसके ऊपर ये पूरे आर्टिकल्स को लिखा गया है। तो आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, और फिर यहाँ पे एक और 2-3 पॉइंट और है, जैसे कि आर्टिकल 320 और आर्टिकल 3 मेक द मैंडेटरी कंसल्ट द स्टेट लेजिस्लेचर बिफोर द अल्टरिंग द स्टेटस ऑफ स्टेट्स। देखो, इसमें हम बेसिकली बात करेंगे आर्टिकल 3 के ऊपर कि आर्टिकल 3 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। आर्टिकल 320 के ऊपर आपने बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल देख रखे हैं। आर्टिकल 35 के ऊपर भी बहुत सारे न्यूज़ एंड आपने पॉइंट देख रखे हैं। तो डायरेक्टली हम बात करते हैं कि आर्टिकल 3 क्या है। देखो गाइज, अगर कोई भी स्टेट है, जैसे कि अपने राज्य, अपने देश में जितने भी स्टेट हैं, जितने भी यूटीज़ हैं, अगर उस यूटी एक स्टेट को अगर 2 स्टेट में बांटना है, ठीक है ना, किसी स्टेट का नाम में परिवर्तन करना है, किसी स्टेट के भूभाग को बढ़ाना है, समझ रहे हो ना, तो ये सारा काम पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जा सकता है, उसके बियॉन्ड में कोई नहीं कर सकता है। लेकिन क्या होगा कि जो रिजोल्यूशन लाया जाएगा, मान लो कि एक स्टेट को 2 स्टेट में बदलना है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बदला गया, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर में बदला गया, पहले सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर था, इसको 2 यूटी में चेंज कर दिया गया। अब एक स्टेट, बड़ा स्टेट को 2 यूटी में चेंज करने के लिए पहले एक रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा, और ये रिजोल्यूशन किसके रिकमेंडेशन से आ सकता है। तो अगर कोई भी रिजोल्यूशन लाता है, अगर स्टेट लाए या कोई मंत्री लाए या कोई भी अगर ये रिजोल्यूशन लाता है कि ये स्टेट है, मैं चाहता हूँ कि इसको 2 स्टेट में बदल दिया जाए, अगर रिजोल्यूशन आएगा तो इसमें प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन होना बहुत जरूरी है। प्रेसिडेंट महोदय इसके ऊपर प्रायर रिकमेंडेशन देंगे। सबसे पहले प्रेसिडेंट महोदय का इस पे कंसर्न लिया जाएगा। कंसेंट अगर प्रेसिडेंट महोदय ले लें, दे देंगे, तो उसके बाद प्रेसिडेंट इस बिल को
मान लो कि अगर कोई बिल आता है कि जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर में बंटना है, ये बिल आया। ये बिल पे सबसे पहले देखो इसके ऊपर डिस्कशन, वोट या कुछ भी होने से पहले सबसे पहले ये प्रेसिडेंट महोदय के पास जाएगा ये बिल। और प्रेसिडेंट महोदय के पास ये बिल जाने के बाद प्रेसिडेंट महोदय अपना रिकमेंडेशन देंगे। रिकमेंडेशन देने के बाद प्रेसिडेंट महोदय इस बिल को सबसे पहले भेजेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के पास, ठीक है ना? यानी कि जिस स्टेट को अल्टर करना है, काटना है, बाँटना है, तोड़ना है, ठीक है ना? या उसके नाम में परिवर्तन करना है या कुछ भी करना है, किसी तरीके का अल्टरिंग करना है, तो सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजा जाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर उसमें 2 तरीके के परिवर्तन कर सकते हैं। पहला ये कि जिस तरीके का ये बिल गया है, उसी तरीके से एज़ इट इज़ प्रेसिडेंट महोदय के पास भेज सकता है, या दूसरा उस वो इस बिल में बहुत सारे चेंजेस करने के बाद भी कह सकता है कि ये चेंजेस चाहता हूँ, ये चेंजेस करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर काम हो। अब देखो क्या ये दोनों जो रिकमेंडेशन दिया गया है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, तो क्या प्रेसिडेंट महोदय के ऊपर बैंडिंग है? तो नहीं गाइस, ये प्रेसिडेंट महोदय के ऊपर कोई भी तरीके का कोई बैंडिंग नहीं है, या किसी तरह का कोई भी ये नहीं है कि हाँ प्रेसिडेंट महोदय को ये बात मानना होगा। ये पूरी डिपेंड करता है प्रेसिडेंट महोदय के ऊपर कि क्या इस बिल में ये चेंजेस चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर ये चेंजेस नहीं चाहेंगे तो डायरेक्टली जैसे बिल आया था वैसे ही बिल को फिर से पार्लियामेंट के पास भेज देंगे। अब पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा कहीं भी जा सकता है, और यहाँ पे क्या होगा कि उस बिल के ऊपर ये एक जर्नल बिल की तरह होगा, ठीक है ना? ये जर्नल बिल की तरह तरह होगा, और इस पे क्या होगा कि पहले डिबेट होगा, फिर वोट होगा, और फिर प्रेसिडेंट महोदय के पास जाएगा। समझ रहे हो ना? तो दोनों हाउस में आपका डिबेट हुआ, वोट हुआ, और अगर लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा में गया, अगर राज्यसभा में से पास हो गया तो प्रेसिडेंट महोदय के पास जाएगा, और फाइनली उसमें बदलाव हो जाएगा। यानी कि बिल जो है एक्ट बन जाएगा, और फिर उसके बाद उस स्टेट को बाँट दिया जाएगा। अगर मान लो कि किसी तरह का कोई डेडलॉक लग जाता है इस बिल में, कि अगर लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा ने पास करने से डिनाई कर दिया, तो फिर अब क्या किया जाएगा? तो फिर गाइस यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाएगा, और ज्वाइंट सिटिंग के माध्यम से उस बिल को पास करवा लिया जाएगा। यानी कि आर्टिकल जो 3 है, तो ये बातें कहती है। अब यहाँ पे चीफ जस्टिस जी का कहना ये है कि ये सारे जो आप लोगों ने काम किया है, क्या इसमें आपने फेडरलिज्म के कंसेप्ट को फॉलो किया है या नहीं किया है, जो कि बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जो फेडरलिज्म है, जो संघवाद है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है। अगर कहा जाए तो केशवानंदा भारती केस आया, और केशवानंदा भारती केस के बाद बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के रूप में तब्दील किया गया, और उसी में ये बात कहा गया कि ये कोर्ट केस टू केस ये कहेगी कि कौन सा जो चीज़ है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है या नहीं है। यानी कि अगर जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन अगर घोषित कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा, उससे किसी भी तरीके का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, किसी भी तरीके से कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे सवाल यही है कि हाँ भैया, फेडरलिज्म को क्या आपने फॉलो किया है? फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट था, जो प्रिंसिपल था, उसको तो आपने छेड़छाड़ तो नहीं कर दिया? तो इसी के ऊपर पूरा सवाल है और पूरा चीज़ें हैं। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या आता है इसमें। लेकिन यही सारी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर लो यार। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो ये वाली जो चीज़ें हैं, जो सिचुएशंस हैं, ये बिल्कुल में ऐसा सिचुएशंस नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना? 2 स्कूल बॉयज़ जो है वो सेक्सुअली अब्यूज्ड एट समर कैंप, ठीक है ना? क्लासमेट। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये दिल्ली में ऐसा हुआ है, और इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कहीं न कहीं ये हमारे समाज को बुरा इम्पैक्ट डालता है। देखो गाइस, ये वाला न्यूज़ मेरे को काफ़ी बहुत ही वाक़ई में बहुत अच्छा लगा। देखो, स्पेशल राइट्स मिलते हैं आर्टिकल 23 और 24 में वुमेन एंड चिल्ड्रंस को, जो फंडामेंटल राइट है। यहाँ पे देखा जाए तो वुमेन एंड चिल्ड्रेन का जो यूज़ किया जा रहा है, वो ड्रग सप्लाई के रूप में किया जा रहा है। ड्रग स्मगलर के द्वारा इनका यूज़ किया जाता है। क्योंकि इनको बहुत अच्छे से पता है, इस ड्रग स्मगलर जो भी होते हैं, इनको पता है कि वुमेन एंड चिल्ड्रेन्स को पुलिस या नारकोटिक्स विभाग या कोई भी डिपार्टमेंट ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करती है और ज़्यादा पूछ-पाछ नहीं करती है, जिसका ये इस्तेमाल ड्रग के तब्दीली में कर रहे थे। और इसी तरीके से जो फाइंड आउट हुआ है, ड्रग यहाँ पे देखो, ड्रग अब्यूज एंड ट्रैफिकिंग पुलिस के द्वारा 15,000 किलोग्राम का ड्रग यहाँ पे पकड़ा गया है, और जो कि इसका प्राइस आप देखो तो 2,200 करोड़ के आसपास है। ड्रग का अगर साइज देखो तो यहाँ पे देखो, मर्जीना नाम का एक ड्रग होता है, हीरोइन नाम का ड्रग होता है, कोकीन होता है, ओपन होता है, चरस होता है, और उसके बाद पैपी होता है। तो इतने तरीके के ड्रग्स हैं, और जो आप देख सकते हो, जो हम कहीं न कहीं ड्रग्स हमारे समाज को
समझ रहे हो ना? ये बहुत ही ज़्यादा डार्क साइड में लेकर के जाता है और इस डार्क साइड में ले जाने के लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं वुमेन एंड चिल्ड्रन को, जो कि सही नहीं है। तो इसके ऊपर बहुत ही कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए और ये सारी चीज़ें अच्छी बात नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखो फाइनली कर्नाटक ने रिलीज़ कर दिया गया है। आपको पता है गाइस कि कावेरी जो वाटर क्राइसिस है या इश्यूज़ है, वो बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है। जैसे कि कर्नाटक कहता है कि मैं तमिलनाडु को वाटर नहीं दूँगा, तमिलनाडु कहता है कि मुझे जितना पानी मिलना चाहिए उतना पानी नहीं मिलता है। क्योंकि पानी जो है वो बेसिक नीड है, चाहे वो आपका इरिगेशन के लिए हो जाए, चाहे ड्रिंकिंग के लिए हो जाए, चाहे सैनिटेशन के लिए हो जाए या क्लीनिंग के लिए हो जाए, पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर पानी किसी स्टेट को अच्छे से ना मिले, तो उस स्टेट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वहाँ के एग्रीकल्चर सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने डिसाइड किया है कि जो कावेरी वाटर है, ठीक है ना? उससे 24,000 क्यूबिक पर डे 24,000 क्यूबिक वाटर पर डे आपको तमिलनाडु को देना है कर्नाटक को। यानी कर्नाटक को वाटर रिलीज़ करना है 15 दिन तक 24,000 क्यूबिक, ठीक है ना? जो कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये कहीं न कहीं एक अच्छा चीज़ें हैं, लेकिन इसे मुझे लगता है कि हमेशा-हमेशा के लिए कुछ इसके ऊपर ठोस कदम उठाना चाहिए। अब आफ्टर 15 डेज़ के बाद क्या? समझ रहे हो ना? फिर क्या होगा? फिर वही प्रॉब्लम्स, तो एक ठोस डिसीज़न इसके ऊपर आना चाहिए। आगे देखते हैं कि आप सभी के लिए अगला न्यूज़ क्या है। देखो 2 एडिटोरियल है आप सभी के लिए। ये पहला एडिटोरियल जी20 समिट्स और बहुत सारी चीज़ें के ऊपर बातचीत किया जा रहा है, डायमेंशंस ऑफ द रोड 2020, और इसमें जी20 समिट, फिर उसके बाद इसरो, फिर चंद्रयान, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सेवरल पॉइंट्स हैं जो आपके पढ़े लिखे पॉइंट्स होंगे। एक बार आप लोग देख लेना। उसके बाद ये दिल्ली समिट के ऊपर है, डेमोन्स्ट्रेट द क्लाइमेट लीडरशिप, तो इसको एक बार देख लेना। ये इसमें भी जी20, और जी20 अभी बहुत न्यूज़ में चलेगा, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आज मैं आपके लिए जी20 के ऊपर एक ऑसम वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसे आप लोग ज़रूर देखना। देखो सेक्सुअलिटीज़ एजुकेशन के ऊपर बातचीत किया जा रहा है कि इंडिया को नीड है कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटीज़ स्टडीज़ के ऊपर, ठीक है ना? एजुकेशन के ऊपर। और ये कहीं न कहीं ये गाइस ये सब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 51,800 जो 63 केसेज़ हैं, वो फाइल किया गया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, ठीक है ना? जिसमें चिल्ड्रेन और सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2021 के तहत 33,348 केसेस आए हैं। और इसके ऊपर समझ रहे हो ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डाटा है, तो इसके ऊपर सच में स्टडी होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे देखो प्रॉब्लम विद द प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक क्लेम। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ डाटा के ऊपर बात करूंगा। तो यहाँ पे देखो रियल वर्सेज जो है रियोटिक जो है, इसके ऊपर हम बातचीत करें तो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है, इसके ऊपर जो कहा गया है कि इन्होंने जीडीपी, ठीक है ना, बेस्ड जीडीपी, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के तहत इन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है बेस्ड ऑन जीडीपी बेस्ड ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं, बल्कि परचेजिंग परचेजिंग पावर पैरिटी होता है। पीपीपी का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है ना? ये नहीं समझ लेना कि पीपीपी मॉडल है भैया, नहीं, परचेजिंग पावर पैरिटी को दर्शाता है। और इसमें कहा जा रहा है कि इंडिया का रैंक जो है 3 है। वहीं पे आप जो कांस्टेंट प्राइस पे देखो तो यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि इंडिया का रैंक 6 आ गया है। और यहाँ पे करंट प्राइस के ऊपर देखो तो इंडिया का रैंक 5 है, ठीक है ना? वहीं पे टेबल सेकेंड में ये कह रहा है कि यहाँ पे देखो कि टेबल जो शो करता है पर कैपिटा इनकम एंड जीडीपी पर कैपिटा फॉर जी20 नेशंस, इसमें देखो तो हम लोग बहुत नीचे हैं, बहुत नीचे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैं, इंडोनेशिया से भी नीचे हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे चार्ट 3 देखो, पर प्री टैक्स टैक्स नेशनल इनकम और ब्रिक्स नेशंस है। तो यहाँ पे देखो तो हमारी स्थिति कुछ अच्छी खासी दिखाई गई है, बट समझ रहे हो ना? अब हम लोग आगे बात करते हैं कि क्या है। देखो इन न्यू मीडिया वर्सेस ओपन आई चैटबॉट जीपीटी। देखो गाइस, चैटबॉट आने से एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ गया है। चैटबॉट क्या है? तो ये एक ह्यूमैनिटीज को दर्शाने के लिए, ये ह्यूमन लैंग्वेज को पढ़ने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है और काफी कंसाइज्ड वे में पढ़ाने का या देखने का तरीका है, ठीक है ना? और चैटबॉट जो है आपको काफी, आपके जीवन को काफी आसान बना देता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे देखो बहुत सारी ऐसी एजेंसीज है जिसने चैटबॉट को ब्लॉक करने की बात कही है कि हाँ भैया ये ब्लॉक कर देनी चाहिए, क्योंकि पता है ना कि भैया चैटबॉट सब कुछ तो देख ही लेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं इनका बिजनेस ठप हो जाएगा। और ये बहुत सारी चीजें हैं। और आगे देखते हैं क्या है न्यूज़ आप सभी के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा खास नहीं है। और यहाँ पे देखो चाइना तो कभी भी अपने आप को, मतलब कि समझ रहे हो ना, सुपर पावर समझता है, लेकिन कभी भी अपने आप को
समझ इनकी नीयत कभी सही रही ही नहीं है। चाइना का नीयत कभी सही नहीं रहा है, और सही इसलिए भी नहीं रहा है क्योंकि इन्होंने एक नया मैप जारी किया है, और नए मैप में इन्होंने मतलब कि इतना गंदा काम किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब कि बताना तो पड़ेगा ही, बताऊंगा ही। इन्होंने कहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश है और जो अक्साई चाइना सी है, वो चाइना के बॉर्डर में आता है, जो कि बहुत ही गंदी बात है। कहा जा रहा है कि 9 डैश लाइन और 10 डैश लाइन, और साथ ही में कह रहा है कि 11 ऐसे प्लेस है अरुणाचल प्रदेश में जो कि इनके बाप का है, चाइना के बाप का है, ठीक है ना? तो ये इस तरीके की चल रही है, जो कि सही नहीं है। तो कहीं न कहीं इसके ऊपर गवर्नमेंट को एक बार ध्यान देना चाहिए, बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। कोई भी चीज़ें, कोई व्यक्ति अपने मैप में कुछ भी ऐसे नहीं दर्शा सकता है, और ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति हमारे देश के लिए ऐसे करे, तो ये चीज़ें सही नहीं है। एक तरफ हम लोग बड़े भाई होने का नाता निभाते हैं, मतलब कि कहते हैं ना कि अ, भाई-भाई वाला रिलेशनशिप रखते हैं, और दूसरी तरफ ये देख लो कि कैसे मतलब कि मुँह में राम, राम बगल में छुरी वाला काम है, तो यही चीज़ें हैं। तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ये ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे देखो तो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। देखो इसमें हम 2 चीज़ें बात करते हैं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है, और देखो कोई भी स्कीम 3 तरीके का होता है। एक आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है, एक आपका सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है, और एक आपका स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, तो इसमें आपका सेंटर और स्टेट का कुछ हिस्सा होता है। जैसे कि 50-50 या 40-60 या 90-10 का हिस्सा इसमें होता है। यानी कि 90% अगर केंद्र लगा रही है तो 10% उस राज्य को लगाना पड़ेगा, या उससे केंद्र शासित प्रदेश को लगाना पड़ेगा। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम में 100% जो फंडिंग होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, और स्टेट स्पॉन्सर स्कीम में क्या होता है कि 100% फंडिंग क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो ये 3 है जो कि मैंने आपको बता दिया। पुतिन जी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफ इंडिया को इन्होंने कहा है कि देखो सर, मैं नहीं आ पाऊँगा G20 समिट में, तो इसके ऊपर इन्होंने कहा है, ठीक है? और मून मिशन अगेन फ्रॉम द क्रैश एनालिसिस ऑफ SPLC चीफ, ठीक है ना? तो इसके ऊपर हम लोगों ने बातचीत कर लिया, बहुत सारी बातें किया हुआ है। मणिपुर पॉलिटिशियन, ये आपका असम राइफल वगैरह का है, तो एक बार देख लेना। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट लगी है, जो कि काफ़ी कोना में दिया गया था, ये ज़रूरी भी है। कोटा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि देखो भैया, जो भी कोचिंग सेंटर है जो अपना टेस्ट कंडक्ट करती है, प्रैक्टिस टेस्ट लेती है, भैया बंद कर दो। क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जिनका जो डीमोटिवेट हो जा रहे हैं, अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सुसाइड की जो संख्या, आत्महत्या की जो संख्या है, वो बढ़ती जा रही है, जो कि सही नहीं है। इसलिए प्रैक्टिस सेट को बैन करने की बातचीत की गई है। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।